हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, और इसका है आज 10वां दिन। 9 दिन तक हो चुका है। जो आप पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट, वहाँ आपको सभी वीडियो मिल जाएगा क्रम से। और इसके अलावा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का भी आपको कराया गया है, तो वो भी आप आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक दे दिया जाएगा जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और आज हमारा टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, जो पूछे जाते हैं, सभी आपको एक जगह एकत्रित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले जान ले कि ये अनुच्छेद कितने से कितने तक है। तो राष्ट्रपति जो है 52 से लेकर के 62 तक अनुच्छेद में है। और भाग कितने में है, तो ये भाग 5 में है। तो ये पहला प्रश्न बनता है, आपको याद रखिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो किस प्रकार से होता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, यानी अप्रत्यक्ष मतदान से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है आपका सेकेंड नंबर कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है 3 नंबर। देखिए, इसमें आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं कराया जाएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए आप लोग आसानी से इसका देते चलिए। और लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप सभी का कितना मार्क्स आया। और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इसके जो अगला वीडियो आएगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए, तो तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, है ना, कैसे चुने जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा, है ना। तो ये जो निर्वाचित वर्ड है इसको आपको जरूर याद रखना है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें राज्यसभा के, लोकसभा के और विधानसभा के, जो राज्य में विधानसभा होता है उसके निर्वाचित सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका, डी। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थक कितना होना चाहिए, है ना, किया जाना चाहिए, सॉरी, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक ना, कितना के द्वारा किया जाना चाहिए, तो 50 निर्वाचकों के द्वारा, ठीक है, 50 निर्वाचक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए, है ना। तो 50 निर्वाचक और 50 अनुमोदक, मतलब इसका मतलब होता है इनके समर्थन में होना चाहिए, है ना, 50 निर्वाचक और 50 अनुमोदक। तो ये दोनों याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है ना, यदि क्या इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान नहीं कर सकता है ना। क्योंकि देखिए, राज्य में जो होता है, राज्य विधान परिषद भी होता है और विधान सभा भी होता है, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है ना। विधान परिषद को बोला जाता है उच्च सदन और विधानसभा को कहा जाता है निम्न सदन। तो जो उच्च सदन के जो सदस्य होंगे, अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो वो मतदान नहीं कर सकते हैं, है ना। सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कर सकते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये बातें याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है, आयु तो 35 वर्ष होना चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो, है ना। लेकिन बी नंबर ऑप्शन जो आपका दिया गया है, पढ़ा लिखा हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो। भारत के राष्ट्रपति में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, बी नंबर, अनपढ़ व्यक्ति भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है ना, परंतु
निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, है ना। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो पुनः निर्वाचन की योग्यता अनुच्छेद कितने में है, तो ये आपको बताना है। तो ये है अनुच्छेद 57 में, है ना। आंसर क्या हो गया आपका, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो इस विवाद को सौंपा जा सकता है ना। उस विवाद को किसको सौंपा जाता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा कहाँ किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, यानी सर्वोच्च न्यायालय में। आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपनी पद पर रहता है ना। राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक पद पर रहते हैं, ठीक है। तो कब से पद पर रहते हैं 5 वर्ष तक, तो अपने पद ग्रहण के दिन से, जिस दिन वो पद ग्रहण करेंगे उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है। तो ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा कि अपने पद ग्रहण करने के दिन से उनका स्टार्ट हो जाएगा समय। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं। तो अपना त्यागपत्र किसको देंगे दोस्तों, तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा, जो अपना त्यागपत्र देंगे वो उपराष्ट्रपति को देंगे। आंसर क्या हो गया आपका, बी नंबर। राष्ट्रपति किनको त्यागपत्र देंगे, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है ना। कैसे हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी संसद के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा, संसद में किससे मिलकर बनता है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा उनको मिलकर के हटा सकता है। आंसर हो गया आपका डी। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है ना। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो वो महाभियोग जो है अनुच्छेद कितने में है, तो वो है अनुच्छेद 61 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हमेशा आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिए गए दोस्तों सभी आपका VVI है ना, क्योंकि सभी कभी ना कभी पूछा गया है और नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग एक भी प्रश्न न देख छोड़े, शुरू से अंत तक जरूर देखें इसको, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी नंबर, यानी अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटा सकते हैं, है ना। 5 साल तो उनका कार्यकाल है, लेकिन 5 साल के से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा। अभी आपको बताया महाभियोग कितने में है, 61 में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है ना। तो किस सदन के द्वारा लगाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, या वो राज्यसभा या लोकसभा। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर कि निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है ना। तो किसे है अधिकार, तो संसद के दोनों सदनों को अधिकार है महाभियोग लगाने का। महाभियोग अनुच्छेद कितने में है, 61 में। आपको बार बार बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी राज्यों की विधानसभाएं। देखिए राज्य की विधानसभाएं जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें तो भाग लेता है, लेकिन जब उनका अथी करना हो, मतलब महाभियोग उस पर लाया जाता है राष्ट्रपति पे, तो लोकसभा और राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, विधानसभा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका, डी नंबर। अगला प्रश्न है देखिए 18 नंबर की भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुए रिक्ति भरने की समय सीमा कितनी है। अगर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया, या उनकी मृत्यु हो गई, या पद को त्याग दिए,
तब उन कितने दिन के अंदर राष्ट्रपति का जो पद है उसको भर लिया जाएगा, तो वो है दोस्तों 6 माह, है ना। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद को भर लिया जाएगा चुनाव करा करके। तो आंसर क्या हो गया आपका डी नंबर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि यदि मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा, है ना। तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति उस पद का कार्यभार संभालते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका सी नंबर। और जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे तो उनको सारा जितना वेतन है भत्ता है सब राष्ट्रपति के अनुसार ही मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया इसका सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कोई उपराष्ट्रपति भी न हो और उस समय कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो और उस समय उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तब कौन कार्य करेगा, तब करेगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे, ठीक है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। तो आंसर क्या हो गया आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है 21 कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत की जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो है भारत के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अनुच्छेद कितने से कितने तक में है, तो 52 से लेकर के 62 तक है ना। तो ये बातें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। महाभियोग कितने में था 61। राष्ट्रपति का क्षमादान कितना में है 72। तो ये सब कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है जो पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर, भारत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है ना। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद कितने के तहत, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो कितने के तहत ये है, तो अनुच्छेद 53 के तहत, है ना। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है। तो समस्त कार्यपालिका शक्ति जो निहित है वो आपका राष्ट्रपति में निहित है ना। किसमें निहित है दोस्तों, तो राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है। आंसर क्या हो गया आपका ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है। तो किसमें निहित किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा, है ना, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला जो है मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार दिया गया है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो वो था 44वें संविधान संशोधन। देखिए 44वें संविधान संशोधन में एक महत्वपूर्ण चीज़ हुआ था, वो था मौलिक अधिकार से संबंधित जो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटाया गया था भी तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है मौलिक अधिकार से। और जो मौलिक अधिकार था हमारा पहले 7 जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसको कहाँ रखा गया था, अनुच्छेद 300 के क में कानूनी तौर पे इसको रखा गया था। तो ये बातें आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 नंबर कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है ना। लोकसभा को भंग कब कर सकता है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर वो लोकसभा को भंग कर सकता है। तो आंसर हो गया आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 27 कि भारत के राष्ट्रपति, खाली स्थान यहाँ दिया गया है, भरना है आपको, की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। भारत की जो राष्ट्रपति है किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है, तो इनसे इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का डी नंबर, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। आंसर हो गया आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है 28, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो किसके द्वारा आहूत की जाती है, मतलब बुलाई जाती है ना।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में है ना, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करते रहता है बच्चे कि है ना, जो बुलाते हैं वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष। इसका आंसर क्या हो गया, ए। अगला प्रश्न है आपका 29 प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है ना। 4 कथन दिया गया है, इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं। ये कथन आपका गलत है, बी नंबर। तो सही क्या क्या है, तो वह संसद का एक संगठक भाग है, ये बिल्कुल सही है। सी है कि वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और डी है कि वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकते हैं। तो कौन सा नहीं था, आपका बी नंबर आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो क्या था। देखिए, राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्राप्त है ना, तो उनको वीटो शक्ति प्राप्त है। तो जो पहला वीटो शक्ति का जो प्रयोग किए थे है ना, तो वो क्या था, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंधित वीटो शक्ति का प्रयोग किए थे। आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है 31 प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है। तो वो अनुच्छेद कितने में है, तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अनुच्छेद 111 में है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है। तो अनुच्छेद कितना में, 111, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 32। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया, कोई विधेयक है और दोनों सदन के द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है, तो निम्नलिखित में से उस विधेयक पर है ना, तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ये जो रोकने का अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति को ही अधिकार प्राप्त है कि उस विधेयक को रोक दिया जाए, है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो गया आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं, है ना। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा लास्ट में। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए, तो 33 नंबर प्रश्न है और इसका आप लोग जवाब दें कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजता है, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति देता है। एक बार क्वेश्चन को और पढ़े कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजता है, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति देता है। तो वो अनुच्छेद है आपका 123, है ना। 1 2 3 आंसर हो गया आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों 34 कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का भी अधिकार है, तो किसको नियुक्त करता है, तो भारत के महान्यायवादी को करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को करता है, राज्य के राज्यपाल को करता है। तो उपयुक्त सभी, है ना, इन सभी को नियुक्ति करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पदों में जो है उनको नियुक्ति करते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो गया डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 35। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। अब आपको बताना है कि किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, तो आंसर हो गया आपका डी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, है ना, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका ए। अगला प्रश्न है 35। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है ना। तो वो अनुच्छेद कितने के तहत कर सकता है, तो अनुच्छेद 160 के तहत संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। इसका आंसर हो गया आपका ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर।
भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बी नंबर, यानी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी नंबर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर का अधिकार देता है, और देश के किसी भाग में आपातकाल लागू करने का भी अधिकार देता है, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। तो आंसर क्या हो गया? बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद आपका 143। 143 के तहत ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उसे मानना बाध्य नहीं है ना, सिर्फ परामर्श ले सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी नंबर 143। नेक्स्ट प्रश्न है 39 कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, है ना, कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो वो है आपका बी नंबर, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। तो कौन सा अधिकार प्राप्त है? क्षमादान करने की प्राप्त है, आपातकाल घोषित करने का प्राप्त है, अध्यादेश जारी करने का। क्षमादान अनुच्छेद कितने में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 72 में है। आपातकाल की घोषणा, भारत में 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था की गई है ना, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, तीनों के बारे में बता चुका हूं। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी नंबर, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है। आज का लास्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है ना, जो क्षमा आदि की शक्ति है वो क्या है? तो 40 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी न्यायिक शक्ति है। कैसी शक्ति है? तो न्यायिक शक्ति है क्षमादान करने की। तो ये था दोस्तों आज का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रपति से देखिए और भी प्रश्न है जो एक वीडियो में सभी को, क्योंकि बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारा इसमें प्रश्न है ना, 100 से ज़्यादा प्रश्न है, तो एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए इसको 2 पार्ट में बनाया जाएगा। तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा राष्ट्रपति से संबंधित। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, और किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत हो तो आप मैसेज करें,